Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible and visible clearly सबको? Audible and visible clearly? All right, thank you so much. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? तगड़ा विजिबल, चलो बढ़िया जी. वेरी नाइस. सो एनीवन, अभी तक किसी को भी हिंदू लॉ में कोई डाउट आ रहा है? क्योंकि कुछ एक दो बच्चों का मुझे मैसेज आया है कि उनको कुछ कुछ ऊपर से जा रहा है उनके. तो एनीवन जो कि मुझे डायरेक्टली आप फ्रैंकली बता सकते हो, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन टेल मी. एनीवन, मतलब जिनका नहीं आ रहा वो भी मैसेज मत करो, जिनका आ रहा है वो मैसेज कर सकते हैं. बिकॉज 99% ऑफ यू तो किसी को कुछ नहीं आ रहा. जो एक दो बच्चे दे कैन टेल मी सर कल का थोड़ा सा रिवाइज करवा देना. ओके ऑल गुड. ऑल राइट जी. सेक्शन नंबर 9 आरसीआर में कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं. ओके चलो जी, वेरी गुड. सेक्शन नंबर 9 एक बार इसको 5 मिनट देख लेते हैं. बेसिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स. रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का मतलब क्या है कि अगर किसी के कुछ कंजुगल राइट्स हैं. कंजुगल राइट्स मतलब अगर कोई दो इंसान आपस में मैरिटल रिलेशनशिप उनका है, शादी उनकी हो चुकी है, एंड दे आर लिविंग टुगेदर, यानी कि दे आर इनटू सम कंजुगल रिलेशनशिप. उसके बाद अगर कोई एक पार्टी छोड़ देता है सोसाइटी को छोड़ने का मतलब है, मतलब कि अगर वाइफ छोड़ के जा रही है तो वो हस्बैंड को हर तरफ से छोड़ के जा रही है. मेंटली भी अलग हो रही है कि मैंने उसके साथ रहना ही नहीं, और फिजिबली भी सेपरेट हो रही है. समझ आई बात? फिजिबली एंड मेंटली दोनों तरफ से यहां पे सेपरेशन हो रहा है. विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी से विड्रॉ करना एक चीज. अब इसका ना जो आपको डिफरेंस नहीं समझ आया विद द डेजर्शन, कि सेक्शन नंबर 13 में आपको एक पॉइंट बताया गया है डेजर्शन का. डेजर्शन का मतलब भी सेम होता है. यानी कि विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, कि सोसाइटी से विड्रॉ हो जाना. उस केस में एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है. कब फाइल कर सकता है? जब 2 साल हो जाएंगे. आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डेजर्ट किया मतलब कि उसकी सोसाइटी छोड़ के चलेगी, मतलब फिजिकली भी एंड मेंटली भी सेपरेट हो चुके हैं, और एक दूसरे के कंसेंट के बिना एंड विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं था कि मैं वहां पे जाके अलग से क्यों रह रहा हूं. राइट? उस केस में अगर 2 साल का पीरियड हो जाए तो हम लोग क्या फाइल कर सकते हैं? टेल मी एवरीवन. तो सेक्शन नंबर 13 में वी कैन फाइल फॉर द डाइवोर्स. हम लोग यहां पे डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं. बट 2 साल से पहले क्या कोई भी रेमेडी नहीं है? ऐसा भी नहीं है. 2 साल से पहले हम लोग आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं दैट माई स्पाउस, जो मेरा स्पाउस है, दैट ही और शी हैज विड्रॉन फ्रॉम माई सोसाइटी. मेरी सोसाइटी से वो विड्रॉ करके चला गया है या चली गई है विदाउट माई कंसेंट, और कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था. उस केस में आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है. समझ आई बात? उसमें हमने कुछ केसेस देखे हमने. एक केस तो हमने देखा था जहां पे वाइफ लंदन चली गई ये बोल के कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती हूं. आई कैनॉट लिव विद द इन लॉस. हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती हूं. और उसके बाद हस्बैंड उसको हर 6 महीने बाद वापस बुलाने की भी कोशिश कर रहा था, बट ये नहीं आई कभी भी. बट ये
कभी भी नहीं आई उस केस में जब यहां पे फिजिकली भी सेपरेशन हो चुका है और मेंटली भी यहां पे वाइफ ने अपनी इंटेंशन ये क्लियर कर दी कि भाई साहब मैं इंडिया वापस आके तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, और उसके बाद विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड, क्या इस केस में हस्बैंड को आरसीआर का रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हस्बैंड को आरसीआर का रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बट अगर वाइफ ये प्रूफ कर दे कि मेरे पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज था, तब यहां पे ये रिलीफ नहीं मिलेगा। बट इस केस में जहां पे वाइफ चली गई थी विदाउट एनी रीजंस कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रुकूंगी, दैट वाज इट वाज नॉट अ रीजनेबल एक्सक्यूज, तो रीजनेबल एक्सक्यूज भी यहां पे प्रूफ नहीं हुआ था। नाउ सी, इस केस में हमने जो ये पॉइंट यहां पे देखा है ना, that person has withdrawn from the society, that the person has withdrawn from the society, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में तो डेजर्शन ही हुई है, that one party has left the society of the other, डेजर्शन कर दिया गया है ना, एक्चुअली तो एक पार्टी ने डेजर्शन कर दिया है ना। और इस केस में जिस पार्टी ने घर छोड़ा, हस्बैंड या वाइफ ने, इस केस में वाइफ ने घर छोड़ा, तो वाइफ इस केस में क्या होगी? रिस्पोंडेंट होगी या एग्रीव्ड होगी? एग्रीव्ड तो इस केस में हस्बैंड होगा ना, एग्रीव्ड इज हस्बैंड, एंड हु विल फाइल द केस? एग्रीव्ड विल फाइल द केस। और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेजर्शन। एक्चुअल डेजर्शन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल डेजर्शन का मतलब हुआ कि जो पार्टी सोसाइटी से विड्रॉ करके गई है या गया है, वो कौन है? रिस्पोंडेंट। और जिसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया गया है, वो कौन है? एग्रीव्ड। वो कौन है? एग्रीव्ड। एग्रीव्ड। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमने एक और केस को देखा जहां पे हमने रीड किया वर्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन। वर्चुअल और द कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन, इसका क्या मतलब था? इस केस का मतलब था जहां पे वाइफ घर क्यों छोड़ के गई है? क्योंकि उसके साथ किसी ना किसी तरह की क्रुएल्टी हो रही थी। शी वॉज नॉट एबल टू लिव विद हिम। हस्बैंड उसको किसी भी तरह का कोई सुख दे ही नहीं रहा था। ना तो इन लोगों में सेक्सुअल रिलेशंस थे, और ना ही यहां पे हस्बैंड उसके साथ कोई इमोशनल रिलेशन डेवलप कर रहा था, ना उससे बात करता था, ना एक ही रूम में रहते थे। हस्बैंड ने उसकी जॉब भी वापस ले ली, उसको जॉब भी नहीं करने देता था। अल्टीमेटली वाइफ लेफ्ट, वाइफ छोड़ के चली गई कि मैं आपके साथ रह ही नहीं सकती। क्या इस केस में जब वाइफ चली गई तो एग्रीव्ड पार्टी कौन होगा? इस केस में तो एग्रीव्ड पार्टी वाइफ होगी ना। और इस केस का मतलब क्या है? द केस इन विच द पार्टी हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी इज एन एग्रीव्ड पार्टी, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन और द एक्चुअल डेजर्शन। क्या इस केस में अगर हस्बैंड आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल करे कि मेरी वाइफ को बोलो टू रेस्टिट्यूट द कंजुगल राइट्स, क्या यहां पे ये एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी? क्या ये एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमने एक केस और देखा जहां पे शादी वाले दिन ही, शादी के जस्ट बाद वाइफ ना अपने ही घर पे चली गई टू टेक केयर ऑफ हर मदर, अपनी मदर का ध्यान रखने के लिए 2-3 महीने अपने मदर के पास रही। उसके बाद जब मदर की डेथ हो गई, फिर भी वो वापस घर पे नहीं आती और हस्बैंड को मना कर देती है दैट आई वोंट कम, मैं वापस नहीं आऊंगी आपके घर पे, वापस क्या मैं आऊंगी नहीं आपके घर पे। क्या इस केस में हस्बैंड आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आरसीआर का मतलब क्या है? रेस्टिट्यूट करना। रेस्टिट्यूट करना यानी कि
जो रिलेशंस आपके पहले थे वो वापस से लेकर आना, बट वो थे ही नहीं कभी, देयर वर नेवर सम कंजुगल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला कि भाई साहब हम आरसीआर इस केस में अलाउ नहीं कर सकते हैं। यही तो आरसीआर। उसके बाद हमने एक केस और देखा कि रीजनेबल एक्सक्यूज क्या कुछ होता है। रीजनेबल एक्सक्यूज क्या कुछ होता है, बेसिकली यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब करना, कि अगर वाइफ की कहीं पे जॉब लग गई, वाइफ के अगर कहीं पे जॉब लग गई एंड वाइफ वांट्स टू डू द जॉब, और उसके लिए वाइफ को शहर छोड़ के कहीं और जगह पे जाना पड़ेगा, तो क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज होगा? या फिर हस्बैंड को जाना पड़ेगा, क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज होगा? इट इज अ रीजनेबल एक्सक्यूज, वो एक रीजनेबल एक्सक्यूज है। जॉब इज अ रीजनेबल एक्सक्यूज, यानी कि इस केस में आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती है। क्लियर हुई बात? एनी डाउट नाउ? अब इसमें कोई डाउट आया हो आरसीआर में? What if the person not follow the order of the court of the RCR? ये मैंने समझाया था आपको आरसीआर की शुरुआत से पहले दिन ही मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आरसीआर का ऑर्डर ना माने, क्योंकि आप किसी को ये फोर्स कर रहे हो कि उसके साथ जाके रहो, प्राइवेट रिलेशंस में जाके हम लोग किसी के इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हमने ये तो बोल दिया कि सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल है। सरोज रानी वाले केस में हमने ये तो देख लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट अगर आरसीआर की एप्लीकेशन ना मानी गई तो क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा या फिर उसको धक्के के साथ वहां पे घर पे छोड़ के आ जाएगा? नहीं ना। तो सीपीसी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? आई एग्री खुशबू, बट दैट इज नॉट द केस अभी तक के लिए। क्लियर हुई बात? चलो सर, वर्चुअल डिजर्शन का एक एग्जाम्पल, यार अभी तो एग्जाम्पल दिया वर्चुअल डिजर्शन का। अगर वाइफ के साथ मेंटल क्रुएल्टी होगी, फिजिकल क्रुएल्टी होगी, वो घर छोड़ के चली गई, तो सोसाइटी से विड्रॉ वाइफ ने किया है, बट रीजन क्या करने का? क्योंकि उसके साथ वहां पे क्रुएल्टी हो रही थी, तो हस्बैंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है, हस्बैंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, दैट इज इट। और सेक्शन नंबर 3G में, दैट इज सेक्शन 3G, वो किसकी बात करता है? प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में। उसमें 4 तो पॉइंट्स बताए गए हैं आपको कि अंकल और नीस आपस में शादी नहीं कर सकते, मामा और भांजी आपस में शादी नहीं कर सकते। चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन। What is the meaning of the term separation? What is the meaning of the term separation? Separation का मतलब क्या होगा? Separation का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, अलग अलग होना ना। मेरी सिंपल सी बात है, अगर कपल में आपस में नहीं बन रही है, अगर कपल में आपस में नहीं बन रही है, तो क्या वो सेपरेटली नहीं रह सकते? क्या वो सेपरेटली नहीं रह सकते? क्या उनको कोर्ट के पास जाने की जरूरत है? दे कैन लिव सेपरेटली ना, दे कैन लिव सेपरेटली। बट अगर पार्टी चाहे, ईदर हस्बैंड और वाइफ, अगर दोनों में से कोई भी यहां पे चाहे कि हमें ना जुडिशियली सेपरेट होना है, यानी कि कोर्ट का एक ऑर्डर आएगा कि आप दोनों ना अलग अलग रहना शुरू कर दो, जुडिशियल सेपरेशन, तो हम लोग सेक्शन नंबर 10 में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग? फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं और उनको अलग अलग रहना है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द डाइवोर्स? वो अंडर सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 में डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते किसी भी ग्राउंड के ऊपर, या फिर म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? ये जुडिशियली सेपरेट क्यों होना है? क्या इनमें कोई फर्क है? क्या इनमें कोई फर्क है? सो सी अर्लियर ना,
सेक्शन नंबर 2000 एंड सेक्शन नंबर 10 कब आया आपका 1976 में। देखो इसको, सेक्शन नंबर 10 कब आया फोर्स में, इन द ईयर ऑफ द 1976, 27 मई 1976 से पहले जुडिशियल सेपरेशन जैसा कोई भी कानून नहीं था। मतलब कि डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता था, डाइवोर्स ही लेना पड़ता था। बट इन द ईयर 1976 यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड करके, अमेंडमेंट करके इस सेक्शन को ऐड किया कि सी, अगर कोई इंसान डाइवोर्स के लिए केस फाइल करता है अंडर सेक्शन नंबर 13, तो कोर्ट के पास एक पावर है कि वो डायरेक्टली चाहे डाइवोर्स ना दें, बल्कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दें। क्या मतलब हुआ कि इवन दो यहां पे केस चल रहा है, ईदर ऑफ द पार्टीज उन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल किया, और यहां पे जो डाइवोर्स का ग्राउंड था ना, वो भी प्रूफ हो गया। द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स हैज ऑलरेडी ऑल्सो बीन प्रूव्ड। इसका मतलब डाइवोर्स दे देना चाहिए, बट कोर्ट को ना यहां पे ये पावर दे दी गई कि ऐसा करो भाई साहब, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली यहां पे डाइवोर्स ही देना है, आप ना इनके लिए एक जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास कर दो कि जुडिशरी की तरफ से अभी आप अलग अलग रह रहे हो, और डाइवोर्स या फिर आप डायरेक्टली यहां पे डाइवोर्स की डिक्री भी फाइल कर सकते हो। समझ आई बात? अभी जुडिशियल सेपरेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी मैं बताऊंगा आपको। रीड सेक्शन नंबर 10। अभी के लिए सबको समझ आया जो पढ़ाया गया? ईदर पार्टी टू अ मैरिज, यानी कि हस्बैंड भी या फिर वाइफ भी, ईदर पार्टी टू अ मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act, before or after the commencement of this act, यानी कि 18 मई 1956 से पहले भी और 18 मई 1956 के बाद भी, may present a petition praying for a decree of the judicial separation, जुडिशियल सेपरेशन की वो डिक्री के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? क्या कोई अलग से ग्राउंड्स दिए गए हुए हैं? ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 13। एंड सेक्शन नंबर 13 में कौन से ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं? डाइवोर्स के ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। जुडिशियल सेपरेशन के कोई अलग से ग्राउंड्स नहीं है, सेम ग्राउंड्स के ऊपर जिस पे डाइवोर्स भी मिल सकता था, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर यहां पे क्या मिल सकता है? जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी मिल सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज, पर्पस क्या होगा? क्योंकि अभी तक अगर पार्टीज, जुडिशियल सेपरेशन हुआ है पार्टीज का, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ, तो व्हाट इज द पर्पस? रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, कि अभी भी इनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन पार्टीज, अभी भी इनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाएगा कि आप अलग अलग रह लो। अगर आपको लगता है तो इन लेटर ऑन मैरिज को आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर इनको लगता है कि मैरिज को कंटिन्यू अब करना है, क्या इनको वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा कि इस डिक्री को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो? द आंसर इज नो। और अगर पार्टीज को लगता है कि नहीं रहना साथ में रहना ही नहीं, देन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद
जब 1-2 साल हो चुके हैं, अभी भी पार्टीज अलग अलग रह रही हैं, देन दे कैन फाइल फॉर द डाइवोर्स। उस केस में वो जाके डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि इतना टाइम हो गया, हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन के बाद में वी कैन नॉट कंटिन्यू, तो अब हमें डाइवोर्स के लिए भी अलाउ कर दिया जाए। क्लियर हुई बात? यहां तक बात क्लियर हुई? लिमिट कोई नहीं होती। टाइम, कितने टाइम बाद डाइवोर्स का केस फाइल हो सकता है, ये बताता हूं। कमिंग टू द वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन में डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द डाइवोर्स एंड द जुडिशियल सेपरेशन। मान लो जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है and the husband dies. Husband dies. जो यहां पे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, क्या वो वाइफ के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? आफ्टर द डिक्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, wife and the husband are living separately, but they are not yet divorced. हस्बैंड की मीन पीरियड में इसी टाइम में डेथ हो गई, तो क्या वाइफ के पास प्रॉपर्टी जाएगी? द आंसर इज यस। रीजन बीइंग द मैरिज स्टिल सबसिस्ट, अभी तक इनकी शादी चल रही है, एंड टिल द टाइम इनका डाइवोर्स नहीं होता, अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो सक्सेशन के साथ जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पास भी जाती है और वाइफ की प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास भी जाती है। एक चीज। सेकेंडली, इसी केस में अगर डाइवोर्स हो जाए and then the husband dies, will the property devolve upon the wife? क्या अब प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी? द डे इनका डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स होते ही हस्बैंड को शॉक लग गया कि मेरी वाइफ ने, जिसको मैंने इतना प्यार किया, इसने मुझे डाइवोर्स दे दिया, तभी के तभी उसको सबकॉन्शियस माइंड में ब्रेन उसका फट गया और डेथ हो गई उसकी। क्या हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी? द आंसर इज नो। अब प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू वाइफ के पास नहीं जाएगी, बिकॉज द मैरिज सीज टू ऑपरेट, द मैरिज डज नॉट सबसिस्ट एनी मोर। तो पॉइंट नंबर 1 यहां पे लिखो, between the difference between the divorce and the judicial separation, property does not devolve upon other spouse after the death of the party. और इसमें क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी will still devolve upon other spouse as the marriage still subsists.
इफ द मैरिज स्टिल सबसिस्ट्स, मिलेगा भाई, मेंटेनेंस मिलेगा, मेंटेनेंस ना मिलने का इसमें कोई भी सीन नहीं है, डाइवोर्स हो गया नहीं हुआ, मेंटेनेंस मिलेगा, उसको भूल जाओ अभी। ये पॉइंट सबको समझ आया? ये पॉइंट सबको समझ आया? पॉइंट नंबर 2, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ चुकी है सेक्शन नंबर 10 में। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ चुकी है सेक्शन नंबर 10 में। हस्बैंड ना अपनी वाइफ के घर पे गया, हस्बैंड अपनी वाइफ के घर पे गया, घर पे गया, एंड देयर ही forged himself upon his wife and he committed the act of sexual intercourse with his wife, any act of force or the sexual intercourse committed at the time of the judicial separation, जब डिक्री आ चुकी थी जुडिशियल सेपरेशन की, इस टाइम पर अगर यहां पे फोर्स की जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? विल इट बी द ऑफेंस ऑफ रेप और नॉट? विल इट बी द ऑफेंस ऑफ रेप और नॉट? वेरी गुड, किसने बोला है? श्रीनिवास यादव। दिस विल बी मैरिटल रेप, this will be marital rape because the marriage still subsists, marriage still subsists। ये कौन सा ऑफेंस हुआ? मैरिटल रेप का। उसी केस में अगर डाइवोर्स हो चुका है एंड देन आफ्टर द डिक्री ऑफ द डाइवोर्स, if the husband force, husband नहीं रहा उस टाइम पे वो, if that man force upon that woman, तो ये क्या हो जाएगा? then it will be rape, then it will be rape। now the question is, थोड़ा सा आईपीसी में जाते हैं, थोड़ा सा आईपीसी में जाते हैं। मैरिटल रेप आईपीसी में क्या कोई ऑफेंस है अलग से? अलग से क्या मैरिटल रेप का कोई भी ऑफेंस रखा गया हुआ है? नहीं रखा गया हुआ। बट द गुड थिंग इज सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रही है और हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स आ रही हैं उसमें इसको रेप माना जा रहा है, उसमें उसको रेप माना जा रहा है। एंड जो अभी हमारे नए लॉ आए हैं, जो न्यू आईपीसी है, उसमें मैरिटल रेप का सेक्शन है, उसमें मैरिटल रेप का सेक्शन है। क्लियर हुई बात? मैरिटल रेप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आईपीसी में अलग से कोई भी ऑफेंस नहीं है। इंटरप्रेट किया जाता था कि अगर वाइफ 18 साल से छोटी है, एक ही प्रोविजन था, अगर वाइफ 18 साल से छोटी है यानी कि माइनर है, उस केस में उसको रेप माना जाता था। यानी कि अगर चाइल्ड मैरिज हो गई, ये भी एक वैसे प्रोविजन गलत था, चाइल्ड मैरिज हो गई एंड एट दैट केस मैरिज तो आपने वैलिड की हुई है, और उसी केस में अगर किसी भी तरह की सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको हम लोग रेप में बोल देते थे, रेप में बोलते एक्सेप्शन नंबर 2। बट अभी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में आपको क्या समझना है कि एट द टाइम ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैरिटल रेप। एंड एट द टाइम ऑफ द डाइवोर्स, आफ्टर द डाइवोर्स, इट विल बी द रेप, इट विल बी द रेप। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? थ्री 376 बी आईपीसी का पढ़ लो, आईपीसी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, उसमें कुछ और भी है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो जी।
सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 2, सेक्शन नंबर, अच्छा एक बारी रुको, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 भी आओ वापस। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 ये क्या बता रहा है? दैट द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, और इन्होंने क्या बताया कि ग्राउंड्स कौन से हैं जो सेक्शन नंबर 13 में ही दिए गए हुए हैं, डाइवोर्स के ग्राउंड्स। अंडर सेक्शन नंबर 13 में, 13 क्लॉज 1 में जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए हैं वही ग्राउंड्स। क्या इसके साथ कुछ और लिखा है? बताओ मुझे कि किसी और ग्राउंड पे भी जुडिशियल सेपरेशन पॉसिबल हो सकता है, क्या ऐसा कहीं पे लिखा है? बताओ भाई। बेयर एक्ट आप लोगों के पास है। ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 एंड इन द केस ऑफ द वाइफ के केस में ऑल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 13 क्लॉज 2। तो 13 क्लॉज 2, एक चीज आपको यहीं पे समझनी है कि सेक्शन नंबर 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हुए हैं। जो ग्राउंड सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 में दिए गए हैं ना, दीज आर द कॉमन ग्राउंड्स, दीज आर द कॉमन ग्राउंड्स फॉर बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। हस्बैंड भी इनके बेस पे डाइवोर्स ले सकता है, वाइफ भी इनके इस ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स ले सकती है। But section number 13 clause 2, these are the special grounds provided only to the wife. Special grounds provided only to wife. सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास ये ग्राउंड्स हैं, इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स लेने का। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाएं अब। Any doubt in this? Yes, Rani. Any doubt in this? Now coming to section 10 clause 2, where a decree of the judicial separation has been passed. क्या मतलब हुआ? Consequences of the decree of the judicial separation. जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री चली गई है, आ चुकी है, उसके बाद इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। इट शैल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस of the decree of judicial separation. Point number one, it shall not be obligatory for the parties to cohabit. क्या बोला यहां पे? It shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit. For parties to cohabit. अब इनको साथ में रहना कोई जरूरी नहीं है। सेकेंडली हमें यहां पे क्या बताया गया? बट द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय पेटिशन ऑफ ईदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पेटिशन resign the decree if it considers it just and reasonable to do so. Resigned the decree. What is the meaning of the word resigned the decree? What is the meaning of the term resigned? कि जो जुडिशियल सेपरेशन की पहले डिक्री आई है ना, उसको खत्म कर दो, उसको नलीफाई कर दो, वापस से स्टेटस क्यू में आ जाओ, उसको सेट असाइड कर दो।
कब करेगा? कब करेगा? अगर कोर्ट को लगता है that the as per the facts and the circumstances of the case जस्टिस अब तभी होगा, अब अगर हम इस डिक्री को क्या कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे, इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो, इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो, जस्ट एंड रीजनेबल। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर पार्टीज में रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है और अगर वो रिकॉन्सिलेट हो रहे हैं, वो आपस में साथ रहना चाहते हैं, नाउ व्हेन दे वांट टू रिज्यूम कोहैबिटेशन, तो वो कोर्ट में जाके इसकी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को रिसाइन करवा सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? बट एक चीज बताओ मुझे, अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टीज को साथ में रहना है, अब अभी इनको वापस में साथ में रहना है, तो केस करने की जरूरी क्या है? केस करना जरूरी है क्या? वापस डिक्री को रिसाइन करवाना है क्या जरूरी? इज इट कंपल्सरी? इज इट कंपल्सरी कि भाई साहब पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ली थी, अब कोर्ट में जाके इसको रिसाइन कराओ तभी हम लोग साथ में रह सकते हैं? नॉट कंपल्सरी ना, इट इज नॉट कंपल्सरी। वापस साथ में रहना है तो सेक्शन 10 क्लॉज 2 को फिर से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है? बट द कोर्ट में, बट द कोर्ट में, इट मीन्स द कोर्ट में, यानी कि डिस्क्रिशन है आपकी इसको रिसाइन करवाना भी है कि नहीं करवाना। अगर पार्टीज पहले अलग अलग रहने लग गई, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री उन्होंने ले ली एंड दे आर लिविंग सेपरेटली, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू रिसाइन दिस डिक्री। वो साथ में वैसे भी रह सकते हैं बिकॉज देयर मैरिज स्टिल सबसिस्ट्स, मैरिज उनकी अभी भी सबसिस्ट करती है। बट अगर वो चाहें तो इस डिक्री को रिसाइन भी करवा सकते हैं। क्लियर हुई बात? एवरीवन गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? यस, एक चीज रह गई आपको, रुको रुको वापस आओ कंसेप्ट पे, एक पॉइंट रह गया। रीड सेक्शन नंबर 13, रीड सेक्शन नंबर 'Just wait'. Yeah. 13 clause 1A, clause number I and clause number 2. This thing, section number 13 पे आओ। 13 के जब नीचे आओगे तो आपको यहां पे सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1A देखने को मिलेगा। 13 क्लॉज 1A देखने को मिलेगा। मिल गया सबको? मिल गया सबको? सेक्शन नंबर 13 के नीचे जाओगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट हमने कल कवर किया था जिसमें हमने डेजर्शन का मतलब समझा था।
उसके जस्ट नीचे आपको 13 क्लॉज 1 क्लॉज ए दिया गया हुआ है, इसको रीड करो। ये क्या बोलता है? ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर solemnized बिफोर और आफ्टर द commencement ऑफ दिस एक्ट may also present a petition for the dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground। कौन से ग्राउंड पे? डाइवोर्स के ग्राउंड की बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 ए सब क्लॉज 1 में भी एंड सब क्लॉज 2 में भी। कौन से ग्राउंड पे? ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आरसीआर का ऑर्डर आया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, बट फिर भी पार्टीज आपस में साथ नहीं रहने लगे, या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ चुकी है और फिर भी पार्टीज आपस में अभी भी उनमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं हुआ और उसके बाद 1 साल का टाइम हो चुका है, मतलब आफ्टर द जुडिशियल सेपरेशन और द आरसीआर, जब ये दोनों डिक्रीज आ चुकी हैं, उसके बाद भी अगर 1 साल का टाइम और हो जाता है, देन इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। Clear everyone? Clear everyone? Got it? अब समझ आ गया टाइम पीरियड भी, जिनको टाइम पीरियड नहीं पता लग रहा था। बाबा किसी को कोई डाउट? बिफोर द क्लास ना, टुडे मतलब इट एटलीस्ट टेक्स मी 2 to 3 hours टू रिवाइज ऑल इट, सब कुछ वापस से रिवाइज करने में, फिर आपको समझाने में, तो मेरी भी उतनी ही मेहनत लगती है। तो एक एक चीज़ मुझे बता दिया करो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आती तो डायरेक्टली मुझे बोल दिया करो, नॉट अ प्रॉब्लम। सर जुडिशियल सेपरेशन का सूट कब फाइल कर सकते हैं? जब नहीं बन रही आपस में, पार्टीज ने फाइल कर दिया सूट। इसमें हमें एक ग्राउंड बताया गया है कि जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ चुकी है, ठीक है ना, ये देखो डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ये आ गई। उसके बाद भी इसका पर्पस क्या था? जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री का पर्पस क्या था? क्या पर्पस था इसका? रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, की आपस में साथ रहने लग जाएंगे, नहीं रहे वो साथ। उसके बाद भी 1 साल हो चुका है। नाउ ऑन दिस ग्राउंड आल्सो, इस ग्राउंड के ऊपर भी कि भाई साहब सेपरेशन हुए भी 1 साल हो चुके हैं, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन आ चुकी है, 1 साल के बाद हम इस ग्राउंड के ऊपर भी डाइवोर्स ले सकते हैं। मान लो कोई भी क्रुएल्टी नहीं हुई, कोई भी क्रुएल्टी नहीं हुई, किसी ने कोई अडल्ट्री कमिट नहीं की, कोई भी डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है, पार्टीज आपस में साथ नहीं रह पा रही, उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले ली, क्या ले सकते हैं? अब बताओ, कोई भी डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है, पार्टीज क्या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले सकते हैं? जुडिशियल सेपरेशन कौन से ग्राउंड्स पे मिलता है? डाइवोर्स के ग्राउंड्स पे ही तो मिलता है, तो फिर क्यों मिलेगा? ऐसी थोड़ी मिल जाएगा।
ऐसी थोड़ी मिल जाएगा, डाइवोर्स के ग्राउंड्स पे ही तो मिलता है। डाइवोर्स का कोई ग्राउंड था तभी तो उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन लिया। जुडिशियल सेपरेशन का पर्पस क्या था कि अभी 1 साल का कूलिंग पीरियड और मिल जाएगा, अलग अलग रह लेते हैं। बट 1 साल और नहीं वो साथ में रहे तो उसके बाद वो सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1A में भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन आया, दिस इज अ गुड क्वेश्चन मोनी। हाँ वो तो ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन इज हस्बैंड कमिटेड adultery during the subsistence of the decree of the हस्बैंड ने अडल्ट्री कमिट कर दी एट द सबसिस्टेंस ऑफ द डिक्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन, तो क्या वाइफ अब अडल्ट्री के ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स नहीं ले पाएगी? यार सबसिस्टेंस मतलब अभी चल रही है वो चीज, ले पाएगी ना। देन वाइफ कैन टेक डाइवोर्स on the ground of adultery. On the ground of adultery. Another question. Husband marries another woman at the time of the subsistence of decree of judicial separation. What is this? The husband has committed an offense of bigamy. And the second marriage is what? The marriage performed after the decree of the judicial separation. Judicial separation की डिक्री के बाद जो मैरिज परफॉर्म की गई वो मैरिज क्या होगी? It is a void marriage. It is a void marriage. Clear everyone? Should we proceed now? अब आगे बढ़े? अब क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं? सर म्यूचुअल कंसेंट हो तो डाइवोर्स को कितना टाइम लग जाता है? बाबा अभी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कर नहीं रहा हूं मैं किसी के साथ, जब करूंगा तो बताऊंगा। थोड़ा ट्रेन में वापस बैठ जाओ, ट्रेन में उतर के अलग अलग क्वेश्चन मत पूछो। क्लियर? आगे बढ़े। कमिंग टू द ग्राउंड्स ऑफ द जुडिशियल ग्राउंड्स ऑफ द डाइवोर्स, सेक्शन नंबर 13 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। और हमने क्या देखा सेक्शन नंबर 13 में? दैट सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1, इसमें ना हमें कॉमन ग्राउंड्स बताए गए हैं। एंड सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2 में कुछ स्पेशल ग्राउंड्स बताए गए हैं वाइफ के लिए कि वाइफ ना इन ग्राउंड्स के ऊपर भी डाइवोर्स ले सकती है। राइट? तो लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2। पहले हम लोग सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2 पढ़ते हैं, उसके बाद सेक्शन नंबर 13 पे आएंगे। इसको पहले खत्म करते हैं, जहां पे हमें टोटल 4 ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में काफी बार यही पूछा जाता है। प्रीलिम्स में आपको काफी बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर, हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर ऑफ डाइवोर्स विच आर स्पेशली गिवन टू द वाइफ। तो टोटल ग्राउंड्स कितने हैं? टोटल ग्राउंड्स कितने हैं? 4 ग्राउंड्स। 4 ग्राउंड्स। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में
मतलब फेवरेट क्वेश्चन है हरियाणा जुडिशरी का, तो ये अच्छा हरियाणा जुडिशरी का ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ही। हरियाणा जुडिशरी का भी 2 दिन पहले प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था जुडिशियल सेपरेशन से। वो क्वेश्चन अभी आपसे पूछूं, आंसर करोगे सब लोग? आंसर करोगे सब लोग? पूरा का पूरा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, आंसर करोगे? क्वेश्चन ये था, मैरिज हुई 1950 में, 1950 में एक मैरिज हुई, राइट? एंड देन हस्बैंड कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियन रिलीजन। ये पहले हिंदू रिलीजन का था, हिंदू रिलीजन का था, देन ही कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियनिटी। एंड द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन नंबर 13। मैं आपको बता देता हूं, कन्वर्जन, अगर कोई इंसान अपना धर्म बदल लेता है देन इट इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन नंबर 13 में, ये डाइवोर्स का ग्राउंड है। शादी कब हुई है? 1950 में। वाइफ फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन इन 1970। ये एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी कि नहीं की जाएगी? वेरी गुड श्रीनिवास यादव, वेरी गुड साक्षी। हमें क्या पता है कि जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स के ग्राउंड के ऊपर दी जाता है। अगर कोई डाइवोर्स का ग्राउंड है तो उस केस में जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है, राइट? ये हमें पता है। बट क्या जुडिशियल सेपरेशन 1976 में आया? ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है कि 1976 27 मई को ये सेक्शन आया। सेक्शन तो 1976 में आया, बट क्या ये सेक्शन सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव भी है? क्या ये सेक्शन प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव भी है? सेक्शन नंबर 10 की पहली लाइन को रीड करो। When the marriage has been solemnized before or after the commencement of this act, it means section number 10 is what? चाहे ये 1976 में लॉ आया है, सेक्शन नंबर 10 इज रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। जब से आपकी शादी शुरू हुई है, चाहे वो 1950 में हुई हो, चाहे वो 1930 में हुई हो, चाहे वो 1970 में हुई हो, तभी से ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई करेगा। अगर हस्बैंड ने अपना धर्म चेंज किया, क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हो गया, मैरिज चाहे 1950 में हुई थी, सेक्शन 10 हमें बताता है दैट दिस एक्ट अप्लाइज to all the marriages which are being solemnized before the commencement of this act, which was commencement before this act। तो क्या इस केस में डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। वाई? Because the act is retrospective in its operation। मजा आया क्वेश्चन करके? अभी परसों हरियाणा प्रीलिम्स का पेपर हुआ 3 मार्च को, उसका क्वेश्चन है ये। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्वेश्चन पढ़ के मुझे भी एक बारी वापस से सेक्शन को पढ़ना पड़ा था। तो पेपर होते हैं ऐसे आपके।
लेकिन सर 1970 में जेएस था ही नहीं, तो एप्लीकेशन कैसे होगी? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था 1970 में केस फाइल किया गया, बट केस का डिसीजन आ जा रहा है, केस का डिसीजन आ जा रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट? इवन दो 1970 में केस फाइल किया गया, अगर उसका डिसीजन 1976 के बाद आ रहा है, जब जुडिशियल सेपरेशन लॉ बन चुका है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली हेल्ड होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली हेल्ड होगा। गॉट इट एवरीवन? अब समझ आया चंदन कुमार पांडे, सागर? कोर्ट 6 साल में रिजेक्ट कर देगा या नहीं कर देगा, ये तो कोर्ट को पता है। दिस वाज द क्वेश्चन। एवरीवन गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? यस अमन? आगे बढ़ जाएं अब। खून पी लेते हो तुम लोग मेरा। इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। कभी कभी मुझे लगता है ऊपर ऊपर से करवा दूं मैं भी जल्दी जल्दी। चलो, कमिंग टू सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2। Tomorrow we will do section number 13 clause 1, the common grounds of divorce. And today we are going to read section number 13 clause 2, the special grounds given to the wife for the divorce. Section number 13 clause 2. आओ जी। A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground. किसको दिया गया राइट? सिर्फ और सिर्फ राइट, सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया? सेक्शन नंबर 13 में द राइट इज ओनली गिवन टू द वाइफ। ग्राउंड नंबर 1, पॉलीगैमस मैरिज। अंडर द कस्टमरी लॉ, क्या हिंदू लॉ में हस्बैंड 2 या 2 से ज्यादा शादी कर सकता था? द आंसर इज यस। क्या आफ्टर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, आफ्टर द लॉज आर बीइंग कोडिफाइड, क्या उसके बाद 2 शादियां कर सकता है? क्लियरली नो, बाइगेमी हो जाएगी। नाउ द थिंग इज, और इसमें ना इस चारों ग्राउंड्स में कुछ भी नहीं है, यही एक ग्राउंड है जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा समझ लो इसको। मान लो ग्राउंड नंबर 1, चलो जी, इस भाई साहब ने पहले शादी करी 1950 में, एंड सेकेंड बार इन्होंने शादी कर ली 1952 में। 1952 में उस टाइम पे, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बाइगेमी वाज नॉट एन ऑफेंस। उस टाइम पे ये मैरिज कोई यहाँ पे वॉइड मैरिज नहीं थी, कोई वॉइडेबल मैरिज नहीं थी। नाउ द प्रॉब्लम इज, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1956 के बाद, अगर कोई वाइफ चाहे W1 या फिर अगर W चाहे कि मुझे डाइवोर्स लेना है, क्या वो डाइवोर्स ले सकते हैं? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 18 मई 1955 के बाद अगर कोई डाइवोर्स लेना चाहे तो क्या वो ले सकते हैं? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अब बट इस केस में ना आपको इसकी वर्डिंग थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी होगी,
कैसे समझाता हूं। सी, मान लो इस केस में W1 फाइल्स द केस अगेंस्ट द हस्बैंड और ये बोल देती है दैट इन्होंने मेरे साथ सेकंड शादी की, शादी करी गई थी 1956 से पहले, 1955 से पहले, और नाउ अब मैं चाहती हूं कि मुझे इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल जाए बिकॉज दिस मैन हैज कंडक्टेड 2 मैरिजेस। चलो जी, वाइफ को प्रूफ करता क्या करना पड़ेगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द वाइफ इज व्हाट? दैट अदर वाइफ, जो इनकी दूसरी वाइफ है, is not living now, is not living now, is still alive, sorry, is still alive, is still alive। इनके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये होगा कि भाई साहब दूसरी बीवी अभी भी जिंदा है तो मुझे डाइवोर्स दे दो, तो मुझे डाइवोर्स दे दो, तभी डाइवोर्स मिलेगा। अगर पहली वाइफ की डेथ हो जाती है तो क्या इनको डाइवोर्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये चीज हमें समझाएगी पॉइंट नंबर 1 में। रीड करो इसको एक बार, इसकी वर्डिंग को रीड करो। इन द केस ऑफ एनी मैरिज solemnized before the commencement of this act, क्या बोल रहे हैं? इन द केस ऑफ एनी मैरिज, solemnized before the commencement of this act that the husband had married again before such commencement, commencement से पहले ही उन्होंने दूसरी शादी करी हुई है। अगर commencement के बाद ही करते तब तो वो void marriage हो जाती ना और बाइगेमी का ऑफेंस हो जाता। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट उन्होंने दोनों शादी की हुई है, और दैट एनी ऑफ द वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the petition। जिस दिन ये petition फाइल की जाएगी, on the day of petition the other wife is living, if she is living then the divorce will be granted, then divorce will be granted। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? इसी में एक एग्जांपल पूछता हूं मैं आपको। 1960 में, मतलब हस्बैंड की पहली शादी हुई 1940 में, सेकंड इनकी शादी हुई 1950 में, ठीक है। उसके बाद 1960 में W1 ने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, आई नीड डाइवोर्स। चलो जी, अभी केस चल रहा है, एंड इन द ईयर 1961 W डाइस, यानी कि जो पहली वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। क्या अब इनको डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या है यार, तुम लोग लॉ को इंटरप्रेट क्यों नहीं करते सही तरीके से? अभी तो लिखा मैंने, ये क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है ये इतने प्यार से लिखा? ऑन द डे ऑफ द पिटीशन, जिस दिन पिटीशन फाइल की गई है, क्या उस दिन ये वाइफ जिंदा थी कि नहीं थी? जिस दिन पिटीशन फाइल की गई उस दिन ये वाइफ जिंदा थी कि नहीं जिंदा थी? तो डाइवोर्स मिलेगा ना? डाइवोर्स विल स्टिल बी ग्रांटेड। Because W was alive on the date of the petition। के यार ऐसे मत किया करो, मतलब इंटरप्रेशन समझाऊं और फिर भी मत करो, मूड खराब कर दिया।
बाबा डाइवोर्स तो 1961 में मांगेगी ना, कमेंसमेंट के बाद। क्लियर हुई यहां तक बात? एनी वाइफ कैन क्लेम डाइवोर्स। जरूरी नहीं है कि सेकंड वाइफ ही क्लेम करेगी, ये भी सुन लो। इसी केस में अगर वाइफ जो पहली वाइफ थी उन्होंने हस्बैंड के ऊपर ये केस फाइल कर दिया एंड शी प्रूव्स दैट W1 इज अलाइव एट द डेट ऑफ द पिटिशन, जिस दिन पिटिशन फाइल की गई है उस दिन W1 अलाइव है, तो फिर भी इनको डाइवोर्स मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाइफ के पास है। ईदर वाइफ कैन फाइल द पिटिशन, ईदर वाइफ कैन फाइल द पिटिशन। कमिंग टू द ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 2 क्या बोल रहा है? लेट्स सी दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, शादी के बाद अगर हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड हैज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी, अगर इनमें से कोई ऑफेंस में हस्बैंड गिल्टी हैं तो भी डाइवोर्स मिल जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन आप मुझे करके दोगे, इंटरप्रिटेशन आप मुझे करोगे। 1970 में हस्बैंड एंड वाइफ इनकी शादी हो जाती है। 1976 में a lady A, she files a case against this person H saying that he had committed the offense of the rape, कि इन्होंने मेरे अगेंस्ट रेप किया है। तो इस दिन से ना 376 में आईपीसी के रेप का चार्ज लग जाता है और ट्रायल चल रहा है। एंड द ट्रायल इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी होगी, ट्रायल अभी तक चल रहा है। 1977 में वाइफ फाइल्स अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड क्लेमिंग डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेप, कि इन्होंने किसी का रेप किया है, इन्होंने किसी का रेप किया है। क्या ये डाइवोर्स मिल जाएगा? What is the word being used here? Husband has been, since the solemnization of the marriage, been, क्या लिखा आगे वर्ड? बीन के आगे वर्ड क्या लिखा है? बीन, कहां गया? गिल्टी till the time husband is proved guilty। जब तक गिल्टी नहीं प्रूफ हुआ, यानी कि जब तक क्रिमिनल केस खत्म नहीं होगा और यहां पे कन्विक्शन नहीं होगी, तब तक she cannot file the petition for the divorce under this ground। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ग्राउंड नंबर 3, that in a suit, इसको समझ लो, इस केस में ये बोला जा रहा है कि अगर हस्बैंड को, सर सोडोमी इज होमोसेक्सुअलिटी, बताओ मुझे क्या होता है सोडोमी? सोडोमी एंड बेस्टिलिटी क्या होता है बताओ? टेल मी एनीवन। Sodomy is anal sex and bestiality is sex with an animal, unnatural offenses, जो कि सेक्शन नंबर 377 ऑफ द आईपीसी में ऑफेंस है। 377 में आईपीसी में ऑफेंस है। एनी काइंड ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी विद एन एनिमल इज नोन एज बेस्टिलिटी, एंड एनल सेक्स विदाउट कंसेंट परफॉर्म्ड इज ऑल्सो, दैट इज नोन एज सोडोमी, वो भी ऑफेंस है। इस तरह के केस में अगर कुछ हस्बैंड फंसता है और गिल्टी प्रूफ हो जाता है, मतलब कि कन्विक्शन हो जाती है, जब तक ट्रायल पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक, जब तक कन्विक्शन नहीं होती, तब तक
डाइवोर्स का एक ग्राउंड नहीं बनता। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। क्लॉज नंबर 3 अपने आप कर लो भाई, सिंस द सॉलेमनाइजेशन को अपने आप करो। तो क्या यार, हस्बैंड इज चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। हस्बैंड के ऊपर रेप का चार्ज लगा कब? 1970 में। 1970 में। एंड देन आफ्टर दैट, जब चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ था, हस्बैंड गॉट मैरिड, शादी बाद में हुई है 1970 में। 1970 में शादी हुई है, केस चल रहा था ऑलरेडी, और 10 साल बाद उसका रिजल्ट आ गया कि भाई साहब इसने रेप किया था, इस बंदे ने रेप किया था। क्या वाइफ इस क्लेम, इस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले सकती है? Husband has, since the solemnization of marriage, been guilty of rape, sodomy or bestiality. बताइए। क्या करोगे इंटरप्रिटेशन? इस केस में इंटरप्रिटेशन गिल्टी वर्ड की कब से करोगे? गिल्टी वर्ड की इंटरप्रिटेशन जिस दिन से चार्ज लगा उस दिन से करोगे, या फिर जिस दिन गिल्टी प्रूव्ड हुआ उस दिन से करोगे? एक तो होता है कि चार्ज लगा था 1970 में, 1970 में चार्ज लगा था। गिल्टी कब प्रूव हुआ? वो आफ्टर द मैरिज हुआ। गिल्टी तो वो आफ्टर द मैरिज ही प्रूफ हुआ ना, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? Yes, she can claim the divorce. After the solemnization of the marriage, husband has been proved guilty of raping someone. Of raping someone. सेम एग्जाम्पल में अगर मैं पूछूं गिल्टी 1975 में, मैरिज कर ली गई 1980 में, वाइफ को पता लग गया कि अर्लियर ही वॉज बीइंग गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ द रेप, और ये बंदा बेल पे बाहर था, वट एवर, या इसकी सजा कंप्लीट हो चुकी थी, वट एवर,
नाउ शी फाइल्स अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड फॉर द डाइवोर्स। या फिर मान लो वाइफ को पता ही था बट अब ये बोल रहे कि भाई साहब मुझे डाइवोर्स लेना है अंडर दिस ग्राउंड, सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 के ग्राउंड के ऊपर क्या मिलेगा? बिकॉज ही हैज बीन गिल्टी बिफोर solemnization of marriage. Clause number 3. Section number 13 clause 2 clause 3 ये बोल रहा है that see अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए हस्बैंड को कि वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, और मेंटेनेंस काफ़ी सेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है। सेक्शन नंबर 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 125 ऑफ द CRPC। अगर कोर्ट बोल दे हस्बैंड को कि भाई साहब इसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, और उसके बाद 1 साल और हो जाए ना तो हस्बैंड ने वहां पे कोहैबिट किया वाइफ के साथ और ना ही वो मेंटेनेंस दे रहा है, फिर भी यहाँ पे वाइफ डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। क्लॉज नंबर 4 that her marriage whether consummated or not was solemnized before the age of the 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of the 18 years. चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड किसको दिया गया? वाइफ को that her marriage whether consummated or not, चाहे कंज्यूमेट हुई हो चाहे ना हुई हो, but it was solemnized before the age of the 15 years. Marriage solemnized before age of the 15 years and after attaining this age but before attaining the age of the 18 years, 18 साल से पहले इन 3 साल में चाहे मैरिज कंज्यूमेट हुई हो चाहे ना हुई हो, कंज्यूमेशन का मतलब चाहे सेक्सुअल रिलेशंस हुए हो चाहे ना हुए हो, वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, during this 3 years the wife can revoke the marriage, that I do not want to stay in this marriage and मुझे डाइवोर्स दे दो। बट क्या इस ग्राउंड का अब कोई मतलब है कि डाइवोर्स ले लो? क्या इस ग्राउंड का अब कोई मतलब है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी नो दैट द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट, उसका सेक्शन नंबर 3 हमें क्या बताता है? दैट एनी मैरिज, जो भी बच्चों की मैरिज होगी वो क्या होगी? वॉइडेबल होगी। तो शी कैन डायरेक्टली डिक्लेयर द मैरिज वॉइड। डाइवोर्स लेने का मतलब ही नहीं होगा। सो प्रैक्टिकली दिस प्रोविजन, द क्लॉज नंबर 4, it is redundant now because PCMA 2006 is now into force and child marriage is a voidable marriage. Child marriage एक voidable marriage होती है उसमें, and she can directly file the case for declaring the marriage to be a void marriage. डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं होगी। So we are done with our today's class. In case of any doubt, you can ask me. बाबा ये आईपीसी में पूछना, सोडोमी अगर, ये आईपीसी का क्वेश्चन है ना, अगर सोडोमी अपने स्पाउस के साथ भी किया जाए ना तो
एज पर द रिसेंट जजमेंट ऑफ द नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस के अकॉर्डिंग अगर विद कंसेंट किया जाए एनल सेक्स तो इट इज नॉट एन ऑफेंस, इट इज नॉट एन ऑफेंस। बट अगर विदाउट कंसेंट किया जाए इट इज स्टिल एन ऑफेंस, इट इज स्टिल एन ऑफेंस। सर क्लॉज 3 को रिपीट कर दो, क्यों? पढ़ लो उसको, ऐसा क्या उसमें, खुद पढ़ो उसको घर पे, होमवर्क है वो आपका, पढ़ा भी दिया मैंने, खुद पढ़ो उसको, इतनी सी इंटरप्रिटेशन करो। All right then, anyone, any other doubt? Sir, in case of adultery if committed during judicial separation, then the petition of the divorce can be filed immediately. उस केस में 1 साल की वेट करने की जरूरत नहीं है, immediately. Sir, if husband finds out that wife had any past relation, can it be a ground of divorce? नहीं, फालतू। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर एक बारी रिपीट कर दीजिए, नेट मेरा नेट बंद हो गया था, वो एक्चुअली में अंबानी के घर पे शादी चल रही है ना, तो उन्होंने नेट ऑफ कर दिया, तो मैं आपको घर पे आके पढ़ा देता हूँ फिर। व्हाट इज दिस क्वेश्चन सीरियसली, मतलब नेट ऑफ होगा तो मैं शुभ रिपीट करूँ? रिपीटेड लेक्चर देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई जुडिशरी फ्रॉम स्क्रैच 1-1.5 साल, 1.5 साल मानकर चलो, अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो। चलो जी, ऑल राइट, थैंक यू। आई होप देयर इज नो डाउट, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। सर सेक्शन 30 में डाइवोर्स होने पर प्रॉपर्टी एच के बाद वाइफ को नहीं मिलेगी, तो क्या बच्चे हो तो उनको मिलेगी? यस। सर इशू फ्रेम होते हुए क्या 10 और केस में इशू फ्रेम हो, couldn't understand. Yes, Nikhil. Sir, if trial court made husband guilty, okay, and his appeal, circumstantial questions, and is कहाँ गया, pending in meantime wife can file for the divorce. क्या यार, मतलब कुछ भी। Yes, she can. सर ग्रेट सेशन सर, यू मे लीव। थैंक यू सो मच, आपकी इजाज़त मिली मुझे, थैंक यू सो मच। हर्ष खुशवाहा, आपने मुझे बोल दिया यू मे लीव सर, आई विल लीव, आई नो वेयर आई हैव टू लीव। So do we have any prenuptial agreements? No, we don't have that. After divorce, we right है क्या प्रॉपर्टी में चिल्ड्रन? हाँ भाई, डाइवोर्स होने के बाद बच्चों को तो राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में। बच्चों ने क्या गलत किया? हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, डाइवोर्स हो गया, बच्चों को राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, बच्चों को राइट मिलेगा। यस रविनव, पढ़ो खुद ही उसको आज 3 बारी। She can file, but the court may state until appeal is finalized. Good decision, Srinivas. हाँ जी, anyone else, any question? Love you too जी, love you too everyone. If we call Hindu marriage socio-legal marriage, then why not we legalize it? किसको लीगलाइज नहीं करते?
किसको लीगलाइज नहीं करते? प्री नप्शियल एग्रीमेंट्स को, ये क्या बात हुई? कोई सेंस ही नहीं है क्वेश्चन का। 13(2)(2) में वाइफ को कोई टाइम लिमिट में पिटीशन फाइल करना होगा क्या? नहीं। अनिमेश, आप थोड़ा वो उतना ही पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है। यू आर रनिंग। नो प्रीति। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्बिट्रेशन? तो कल से आपकी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट की क्लासेस चलेंगी एज पर दामन श्रीवास्तव। आर्बिट्रेशन होता है विचोला, दो बंदों में समझौता करवाने वाला। एनीवेज, नाउ थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। सर मेरा क्वेश्चन प्लीज। यस इशिता, सेंड मी क्वेश्चन भेजो इशिता, जल्दी जल्दी। फास्ट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन इशिता। क्वेश्चन भेज दो। भेज दो यार। सर बेयर एक्ट का डिट्टो भाषा लिखना होता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन था। आपको लिखना पड़ेगा डिट्टो लैंग्वेज, याद करो। सेक्शन 10 की पूरी लैंग्वेज याद करो। You cannot remember Bear Act. You just need to understand Bear Act. You just need to understand it and some words जो कि एक substantial words होते हैं सेक्शन में, उन वर्ड्स को। बेयर एक्ट डिट्टो डिट्टो ना कभी याद हो सकता है ना होगा, तो उसको कभी याद नहीं करना होता, समझना होता है। चलो जी, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Nice question. Very nice question. It was not a good question.